नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 12 आरबीएससी की पाठ्यपुस्तक। हमने बुद्धि के प्रकार पढ़ लिए थे, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि समाज से जुड़ी हुई क्षमताएं, सामाजिक संबंध। मूर्त बुद्धि ठोस वस्तुओं से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने की, ठोस वस्तुओं के प्रति जो नज़रिया, वो इसे यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। अमूर्त बुद्धि यानी कि कल्पना शक्ति, गणितीय, शाब्दिक संकेत, चित्रकार, कलाकार जैसे मुंशी प्रेमचंद या इत्यादि। ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो हमने पढ़े थे स्पीरमैन का द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व, 2 फैक्टर। ठीक है। इसमें क्या था, जैसे 2 फैक्टर होते हैं, जनरल और स्पेशल। आप ट्रिक भी बताई थी, 2 स्पीकर लाए, कम पड़ गया, फिर आपने स्पीकर और जोड़े। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। विशिष्ट कारक यानी जनरल और स्पेशल कारक। ठीक है। विशिष्ट कारक है वो जन्मजात होता है और स्पेशल कारक जो है उसको ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो एस, जी और एस, फिर S1, S2, S3 कई प्रकार की योग्यताएं जो है वो हो सकती है। गिलफोर्ड ने बताया था कि 3 प्रकार की जो है बुद्धि की विमा होती है, यानी बुद्धि जो है वो त्रिआयामी है, 3 चीज़ों से मिलकर, 3 एंगल से मिलकर वो तय होती है। जैसे ये वस्तु है, ये त्रिआयामी है, इसका 3 हिस्सा आपको दिख रहे हैं। उसी तरह से संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। संक्रिया यानी कोई भी जो प्रक्रिया है उसकी प्रोसेस। ठीक है। मूल्यांकन, अभिसारी, अपसारी, स्मृति, अभिलेख, संज्ञान। विषय वस्तु से जुड़ी हुई क्रियाएं, दृष्टि, श्रवण, ठीक है, संकेतन, शाब्दिक, व्यवहार परक। उत्पादन यानी जो प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रक्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है, परिणाम जो है वो इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण, आशय। सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, आपको त्रिआयामी याद रखना है। गिलफोर्ड का कितने तत्व दिए ये याद रखने हैं, 6, 5, 6 यानी 180। ये भी याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि संक्रिया में कितने, 6, विषय वस्तु में 5 और विमा में 6, तो बीच वाले में 5 है, विषय वस्तु में। इस प्रकार से केटल का हमने ट्रिक बनाई थी कि केतली है, उसमें हम ठोस भी डाल सकते हैं घी, उसमें हम लिक्विड भी डाल सकते हैं तरल दूध। तो ऐसे ही आप तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि याद रखें। तरल जो है वो एक तरह से यहाँ इन्होंने बताया है कि तरल बुद्धि स्पीरमैन के जी की तरह है, जनरल की तरह, जो इधर से उधर सभी जगह काम आती है। तो उसे हम जो है वो क्या कह सकते हैं, इसे हम वंशानुगत कारकों पर निर्भर कह सकते हैं। ठोस बुद्धि जो है वो अर्जित बुद्धि है, जैसे स्पेशल बुद्धि थी स्पीरमैन की, वैसे इसे ट्रेनिंग के द्वारा और बढ़ाया जा सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा, प्रयास के द्वारा। तो ये चीज़ें हो गई थी। अब गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये हम आज पढ़ेंगे। गार्डनर ने सिद्धांत का नाम दिया बहुबुद्धि। तो गार्डनर ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है कि बुद्धि एकांकी न होकर बहुकारकीय होती है। और ये बात तो सभी मानते हैं कि बुद्धि कोई एक योग्यता नहीं है, बहुत सारी योग्यताओं का परिणाम है। और इन्होंने 7 क्षमताएं जो है वो बताई है, ये याद रखना है। देखो, गार्डनर का आप याद रखो कि गार्डन है, ठीक है, बगीचा है। गार्डन यानी क्या होता है, बगीचा। तो बगीचे में 7 प्रकार के फूल या पौधे लगे हुए हैं। कोई भी आप ट्रिक से जो है याद कर सकते हो ना। ठीक है। ये सोचो कि ये फूल जो है वो बना हुआ है। तो 7 प्रकार की विशेषताएं बताई है और ये एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है और मस्तिष्क के हर क्षमता के संचालन का नियम भी अलग होता है। अब 7 प्रकार देख लेते हैं। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रकार नहीं दिया है। तो गार्डनर ने एक तो बताया है भाषाई बुद्धि, यानी कुछ लोग क्या होते हैं, भाषा के मामले में बड़े बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। सभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो वाक्य और शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, उनके क्रम के बीच को समझना, पहचानना, तो ये भाषाई बुद्धि भी एक बुद्धि का प्रकार है, भाषा संबंधी भी। तार्किक और गणितीय बुद्धि, ये भी एक प्रकार है। कुछ लोगों में तर्क करने की, गणितीय समस्याओं का समाधान, अंकों की ये पहचान, सादृश्यता ये ज़्यादा होती है, उनमें तार्किक या गणितीय बुद्धि ज़्यादा होती है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने और स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता,
यानी इसको हम एक तरह से मूर्त बुद्धि भी कह सकते हैं, जैसे चीज़ों को देखा फिर उनके बारे में सोचा, तो मूर्त और अमूर्त का मिश्रण हो गया। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक, यानी शरीर में गति से जुड़ी हुई बुद्धि। अब आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा ये बात भी सत्य है। शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता और सावधानीपूर्वक वस्तुओं को उपयोग करने की क्षमता, जैसे सभी लोगों में नहीं होती शारीरिक गति पर नियंत्रण। ठीक है, जैसे मान लो कलाकार है, पेंटर है, ठीक है, डांसर है, सुनार है, खिलाड़ी है। अब सुनार है, सोने का काम करता है, बारीक नक्काशी का काम है। पेंटर है, बारीकी से काम कर रहा है, तो अपनी अंगुलियों पर भी उसका नियंत्रण है। खिलाड़ी है, जिम्नास्टिक है, तो सबका शारीरिक गति, धावक है, तो शरीर गति के ऊपर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। हालांकि वो अभ्यास से तैयार होता है, मगर फिर भी होता है। संगीतिक बुद्धि, ये इसमें क्या है, तारत्व और लय को प्रत्यक्षण करने और संगीत सामर्थ्य, यानी संगीत से जुड़ी हुई बुद्धि है। लय, ताल, इन सब को तालमेल करना। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, इसमें भाव और संवेगों को मॉनिटर करने, उनमें विभेद करने की क्षमता। तो ये एक तरह से आत्मन बुद्धि हो गई। जैसे मान लो नेता लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उनमें अपने भाव संवेग क्या है उनको मॉनिटर करना, उनमें विभेद करना, संवेगों को समझना, ये सब। फिर व्यक्तिगत में ही अन्य बुद्धि और है, बाकी जो रह गई वो सब अन्य में आ गई। जैसे दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता, तो ये मनोवैज्ञानिकों में, संवेदनशील व्यक्तियों में इस प्रकार से होती है। तो सभी प्रकार जो है वो आप इतना तो याद रखना है कि गार्डन में 7 प्रकार के क्या है, पेड़ पौधे हैं। अब इसमें भाषाई संबंधी बुद्धि, तर्क संबंधी बुद्धि, ये आपको थोड़े नाम भी याद रखने हैं। स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत संबंधी बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। गार्डनर का यह भी मानना है कि हर व्यक्ति में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है, किसी में कोई सी ज़्यादा, किसी में कोई सी ज़्यादा, पर कुछ कारणों की वजह से कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। क्योंकि उसको वैसा माहौल मिल जाता है, और वह सातों बुद्धि एक दूसरे से अंतः क्रिया करती है। क्योंकि तभी जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति में एक ही बुद्धि हो, बाकी भी पाई जा सकती है, 2, 3, 4, 5, सातों के सातों ही जो है किसी में ज़्यादा पाई जा सकती है। तो अर्ध स्वातंत्र में कार्य करती है, यानी कुछ तो आधि स्वतंत्र रहती है, परंतु किसी मस्तिष्क के क्षति होने के कारण, मान लीजिए कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई घटना हो गई, तो किसी एक तरह की बुद्धि क्षतिग्रस्त हो सकती है, उसका असर अन्य बुद्धि पर नहीं पड़ता। ये भी बात इसने बताई है गार्डनर ने। मान लीजिए एक पौधा नष्ट हुआ, दूसरा नहीं होगा, ऐसे ट्रिक से याद रख लें। ठीक है, अब हमने बुद्धि के प्रकार तो पढ़ लिए, गार्डनर के अनुसार, अन्य लोगों के अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार। अब इस बुद्धि का आकलन कैसे करें कि कोई बालक है वो कितना बुद्धिमान है। तो इसके लिए 2 प्रकार की अवधारणाएं हैं, एक तो है मानसिक आयु और एक है शारीरिक आयु या वास्तविक आयु, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज या तैथिक आयु, यानी जन्म की तिथि से जिस दिन नाप रहे हैं उस दिन तक कितने साल का है वो। और मानसिक आयु का मतलब है कि उसका लेवल क्या है। तो मानसिक आयु को ज्ञात करना है, यानी मानसिक आयु को ज्ञात करना, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक 10 साल का विद्यार्थी है, ठीक है, उससे 10 साल का विद्यार्थी लगभग कौन सी कक्षा में होगा, 4वीं या 5वीं में होगा। मान लीजिए वो 5वीं में है। अब वो बच्चा 5वीं के लेवल के सारे प्रश्न का मतलब उसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए स्पेशल, और उसने हल कर दिए। अब उसी प्रकार के सवाल जो है वो एक 8 साल के बच्चे से पूछे गए, उसने भी वैसे हल कर दिए। तो इस हिसाब से ये जो 8 साल वाला बालक है, ये हालांकि शारीरिक आयु में तो इससे कम है, मगर मानसिक आयु इसकी ज़्यादा है। मानसिक आयु इसकी 10 वर्ष वाले के बराबर है, तो इसकी शारीरिक आयु तो है 8 वर्ष, मानसिक आयु इसकी है 10 वर्ष। तो हम इस हिसाब से किसी की पहले मानसिक आयु ज्ञात करते हैं टेस्ट वगैरह लेकर, फिर हम उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं कि किस लेवल पे आ रहा है वो, कितना उसका एवरेज कहाँ पहुँच रहा है। तो ये अवधारणाएं मानसिक आयु, इसकी ट्रिक या सूत्र मावा याद रख लो, गुणा 100 या MA/CA, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं MA, यानी मानसिक जो है, तो मानसिक मतलब दिमाग, शरीर, मस्तिष्क, ये हमेशा ऊपर रहता है, तो जो मानसिक आयु है वो ऊपर रहेगी और वास्तविक आयु है वो नीचे रहेगी, गुणा 100।
तो वास्तविक आयु का पता लग गया आपको। मानसिक आयु निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि बुद्धि लब्धि कितनी है। बुद्धि लब्धि को बोलते हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि। तो अब आप ये कर सकते हैं कमेंट में कि आपके अनुसार बुद्धिमान व्यक्तियों में क्या क्या गुण होने चाहिए। कम से कम एक गुण आप कमेंट करके अवश्य लिखें, आपकी नज़र में बुद्धिमान व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब देखिए, व्यक्ति जन्म से लेकर आज तक के समय को तैथिक आयु कहा जाता है। इसे व्यक्ति की वास्तविक आयु भी कहा जाता है, जो जन्म के दिन से प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखना, जन्म के दिन से प्रारंभ होती है, न कि गर्भावस्था से। जैसे मान लीजिए जिस तारीख को जन्म हुआ उससे लेके और वर्तमान तक वो कितने साल का है, वो उसकी क्या है, वास्तविक आयु है। अब मानसिक लेवल कैसा है, वो उसकी मानसिक आयु है। ठीक है, तो इसमें मानसिक आयु दूसरे प्रकार की आयु है। इसके संदर्भ में टुकमैन ने कहा कि इसका निर्धारण अपने उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके प्राप्त किया जा सकता है। तो वही है कि अपने उम्र का या अपने से कम उम्र का उसका निष्पादन करवा लो, उसकी परीक्षा वगैरह ले लो, फिर आपको पता लग जाएगा मानसिक आयु कितनी है। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो व्यक्ति को बुद्धि को मंद माना जाएगा, क्योंकि वास्तविक आयु है 10 साल और मानसिक आयु उसका आ रहा है 8 का लेवल है। इसका मतलब उसको वापस पीछे करो। ठीक है, ये तो है ना, बुद्धिमंद है। जब व्यक्ति की आयु तैथिक आयु से अधिक होती है तो व्यक्ति की बुद्धि तीव्र मानी जाती है। मान लीजिए वास्तविक आयु तो 10 साल और मानसिक आयु उसकी 12 साल, यानी 12 साल के बच्चे के बराबर वो जो है सवाल हल कर रहा है, जवाब दे रहा है, टेस्ट है वो पास कर रहा है। तो इस प्रकार से तो बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए सूत्र है, वो हम चर्चा कर चुके हैं। मानसिक आयु बट्टा तैथिक आयु गुणा 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 12, किसी की वास्तविक आयु 10 साल है, मानसिक लेवल 12 का है उसका, तो हम देखते हैं उसकी बुद्धि लब्धि कितनी आती है। उसकी बुद्धि लब्धि आई, 0 से 0 गया, ये 0 आगे आ गया, 120। तो 120 में वो किस लेवल पे आता है, 100 पे है सामान्य, 110 पे ठीक या उत्तम अच्छा, 120 पे और अच्छा अति उत्तम, और 140 पे जो है वो है उसमें प्रतिभावान। तो ये अति उत्तम में लगभग आ रहा है। अब है बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों का अनुप्रयोग। तो देखिए, बुद्धि परीक्षण जो है वो किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो मानसिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग मानसिक अस्पताल या उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन करके शोध कार्यों में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। बुद्धि को मापने के लिए कई परीक्षण है, जैसे स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण है, वेसलर मापनी है, गुड एनफ हैरिस का ड्राइंग परीक्षण है। इस प्रकार से ये मानसिक लेवल मापते हैं। ये नहीं है कि उनसे किताबें पढ़वाएंगे, जो कोर्स में चल रही है वो नहीं होगी। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन, इसमें क्या होता है, उसके सामान्य जो बौद्धिक स्तर है उसका आकलन किया जाता है। उसके बाद में शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन। शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन यानी पहले से ही घोषणा कर दी जाती है कि अगर बालक की IQ अच्छी है, ठीक है, उसका उन्होंने टेस्ट लिया, मनोवैज्ञानिकों ने जो मापनी है बना रखी है, वेसलर वगैरह की, बुलबुले इत्यादि, तो IQ का टेस्ट लिया और देखने में आया कि बच्चे की वास्तविक आयु तो 10 साल थी, मानसिक आयु तो उसकी 13-14 वर्ष तक की है। मान लिया कि 14 वर्ष तक की है, यानी बच्चा तो 10 साल का ही है, मगर उसका लेवल औसत 14 वर्ष के बालकों के बराबर का सा आ रहा है। तो इस हिसाब से ये हुआ, एक हम पूर्व कथन कह सकते हैं कि ये बालक की मानसिक आयु तेज है तो ये पढ़ाई में भी अच्छा करेगा, यानी इसका जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, जो एकेडमिक ये पढ़ेगा, वहाँ पर भी ये अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। इस प्रकार से हम घोषणा कर सकते हैं। और मापने के लिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, वेसलर मापनी इत्यादि कई मापनियाँ हैं जिनसे मापा जाता है। और बौद्धिक क्षमता का स्तर उच्च है, ये लाइन आप देखिए, यदि बौद्धिक क्षमता का स्तर उच्च है तो उसके फलस्वरूप शैक्षिक निष्पादन का स्तर भी ऊंचा होगा, ये बात मानी जा सकती है। अब बहुत शानदार चीज़ आ रही है, सांवेगिक बुद्धि। ठीक है, ये जो है बहुत ज़रूरी है अपने व्यवहारिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, बच्चों के साथ संबंध, स्कूल में संबंध, अध्यापकों स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, और अपने पूरे जीवन की सफलता इस पर टिकी हुई है। बहुत काम की चीज़ है। संवेग, उनको कंट्रोल करना, उनको प्रबंधित करना और अपने आप को मोटिवेट रखना, ऐसी 2-3 चीज़ें इसमें आ जाती है।
तो इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे बुद्धि लब्धि जो है IQ, हम कहते हैं ना कि IQ होना ज़रूरी है। IQ का योगदान होता है व्यक्ति के सफल होने में 20%, और इमोशनल EI जो है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगों वाली बुद्धि, उसमें सफलता में होता है 80% योगदान। इसके पीछे क्या रीज़न है? आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभावान है मगर वो चिड़चिड़ा है, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, दूसरे की बात सुन नहीं पाता, या उसमें ईगो है या वो घमंडी है, यानी हम बोलचाल में से कहते हैं ना कि उसको अपने आप पे ईगो है, ठीक है। घमंडी को थोड़ा स्टैंडर्ड नाम दे दिया ईगो, ठीक है। चिड़चिड़ा है यानी संवेगी है, स्थिर है, क्रोधी है, जल्दी तनाव में आ जाता है। तो एक तो वो व्यक्ति है, वो भले ही कितना इंटेलिजेंट हो मगर उसके संबंध लोगों से बिगड़ जाएंगे। मान लीजिए वो दुकानदार है और उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुत प्रतिभावान है मगर वो व्यवहार अच्छा नहीं किया, तो संबंध बिगाड़ लिए। जबकि कोई व्यक्ति प्रतिभा भले उसमें कम हो मगर उसने अपने संवेगों का प्रबंधन करना सीख लिया, कहाँ कौन से संवेग प्रकट करने हैं, कहाँ कंट्रोल रखना है, कहाँ लोगों के संवेगों को समझना है, इन चीज़ों को उसने समझ लिया, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से सफल हो जाता है। तो इस तरह से 80% जो सफलता में योगदान है वो सांवेगिक बुद्धि का है, और मैं भी इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ और आप भी सहमत हो जाएंगे अगर इसको पढ़ेंगे पूरा। तो जीवन की सफलताओं का ये जो है 20% बुद्धि लब्धि और 80% सांवेगिक बुद्धि है। हमने भले सांवेगिक बुद्धि नहीं पढ़ी हो मगर घर वालों के नीति वाक्य या फिर अपने नेचुरल रूप से हम इसका इस्तेमाल करते हैं कामयाबी के लिए, सफल होने के लिए, सामाजिक संबंध बनाने के लिए, सभी में। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक शेलोवी और मेयर, ये नाम आप याद रखना, शेलोवी और मेयर अमेरिका के थे। इन्होंने सांवेगिक बुद्धि के ऊपर प्रतिपादन किया सबसे पहले, ठीक है। और इन्होंने कहा कि एक सामाजिक बुद्धि का ही प्रकार है एक तरह से, क्योंकि समाज में हम मनुष्य समाज के बिना संभव नहीं है, अकेला तो रह नहीं सकता, समाज में रहता ही है 24 घंटे। तो सामाजिक बुद्धि कह दो चाहे सांवेगिक बुद्धि कह दो, एक ही बात है। मेयर और शेलोवी ने कहा कि संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाने से उत्पन्न करने की क्षमता आदि का चिंतन, संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जाए, तो इस प्रकार से इन्होंने संवेगों पर फोकस किया है। रूटजर्स विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है कोई, इसके चेयरमैन थे गोलमैन, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख लेना, कंसोर्टियम के चेयरमैन थे गोलमैन। इन्होंने सांवेगिक बुद्धि पर बताया कि यह अपने दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता और अपने आप को अभिप्रेत करने और अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता है। यानी अपने और दूसरे के भावों को पहचानना, अपने आप को विपरीत करना, मोटिवेट करना संवेगों से। आप सोचिए ना, कई बार कोई व्यक्ति आपको कह देता है कि यार आप जो है ना इसके काबिल हो, आप कर सकते हो, और आप में जोश आ जाता है। जोश कहाँ से आया? भाव ही तो है ना, करो यार मैं कर लूँगा, मैं रीट क्लियर कर दूंगा। तो वो जो भाव आया वो संवेग है, उस संवेग को आपने मैनेज रखा एग्जाम तक, वो आपकी सफलता बन जाएगी। ऐसे कई बार नकारात्मक संवेग बातें कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम दिखाना करके यूँ आ गया कोई ऐसे, तो ऐसे आपको कह दिया तो आप उसको चैलेंज में लेंगे और आपके अंदर गुस्से का संवेग आएगा, मगर आप उसको दिखाएंगे नहीं, आप कहेंगे मैं करके दिखाऊंगा, मन मन में आपने सोचा, वो भी एक संवेग है और उसका प्रबंधन है। अब थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, फिर आप भूल गए, जोश आया, गुस्सा नहीं जोश आया, उसका भूल गए, तो वो आपका संवेगिक प्रबंधन सही नहीं है। आपने संवेग को याद रखा, या बार बार जब डीमोटिवेट हुए आपने उस संवेग के माध्यम से अपने आप को वापस उत्साहित किया, तो वो सब चीज़ें जो है आपका सांवेगिक प्रबंधन है। यानी अपने आप को इस प्रकार से प्रबंधित की जो है संवेग और प्रोत्साहन, उत्साह अपने आप बना रहे। तो संवेगात्मक बुद्धि या बुद्धि लब्धि द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक वृद्धि या बुद्धि लब्धि द्वारा मापे जाने वाले पूर्णतः संज्ञानात्मक क्षमताओं से भिन्न परंतु उसके पूरक होते हैं। यानी शैक्षिक जो बुद्धि लब्धि है ना, वो और संवेगात्मक क्षमताएं एक दूसरे की पूरक है। तो दोस्तों कुछ विद्यार्थियों ने डिमांड की कि ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो PDF उनको दी जाए। तो दोस्तों ऐसी कोई तकनीक मेरे समझ में नहीं आई थी कि मैं इसको किस तरह से, अब मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे 4 पेज या 3-4 पेज पढ़ाएं उनके स्क्रीनशॉट लेके PDF तैयार करके आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं भेजूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी किताब कक्षा 11 या कक्षा 12, फिर NCERT कक्षा 11 या कक्षा 12, ठीक है, RBSE NCERT
4 किताबें हो गई, चारों में रीट के सिलेबस के अनुसार जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में शामिल कर लिए हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यस गुरु एप्लीकेशन पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या प्ले स्टोर पर जाके यस गुरु लिखें, डाउनलोड करें। तो इस प्रकार से गोलमैन ने सामयिक बुद्धि के बारे में बताया। उसने कहा कि एक प्रकार से क्या है, अपने भाव इमोशंस को प्रबंधित करना है, दूसरों के संवेगों से तर्कना और प्रबंधन करना है, दूसरों के समय को समझना, उनके बारे में तर्क करना कि ये व्यक्ति अभी इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि इसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार हुआ था, बार बार परेशान हो रहा है बेचारा, तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया। ये क्या है, ये दूसरे के समय को समझा, उसके साथ तर्कना की, तर्क दिए और प्रबंधन किया। तो इस प्रकार से ये अधिकारियों में भी ज़रूरी है, नेताओं में भी ज़रूरी है, शिक्षकों में भी ज़रूरी है, सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है संवेगों का प्रबंधन। अब है गोलमैन का सिद्धांत। तो डेनियल गोलमैन ने क्या किया था, इसको जो है आगे बढ़ाया था। गोलमैन, सेलोवी और मेयर ने तो क्या किया था, सामयिक बुद्धि का प्रतिपादन किया, जबकि गोलमैन ने इसकी व्याख्या की। गोलमैन चर्चित पुस्तक याद रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, कि भाई ये IQ से ज़्यादा क्यों नहीं है। ठीक है ना, निश्चित रूप से है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि 20% सफलता बुद्धि उपलब्धि से और 80% EI से मिलती है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैंने आपको दिए कि व्यक्ति ईगो है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, ठीक है, ये नेगेटिव, और प्रसन्नता ये पॉजिटिव। ये चीज़ें ऐसी होती है संवेग जो आपको आगे बढ़ा देते हैं, जो आपको सफलता दिला देते हैं। उनका प्रबंधन, दूसरे की खुशी में आप ईर्ष्या करेंगे तो निश्चित रूप से आपके उससे संबंध खराब होंगे और आपका जो है वो सफलता दूर जाएगी। दूसरे की खुशी में आप प्रसन्न होंगे तो वो व्यक्ति हो सकता है आपको अवसर दे, और दूसरी बात आपको प्रेरणा मिले। तो इसलिए कई चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। तो गोलमैन के अनुसार सामयिक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों और स्वयं के भाव यानी इमोशंस, जो संवेग आते हैं, गुस्सा, प्रेम इत्यादि, उनको पहचानता है और अपने आप को विपरीत करता है। वह अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित कर पाता है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं, 2-3 शब्द आप पकड़ लेना। एक तो संवेगों का प्रबंधन करना और अपने आप को प्रेरित करना, संवेगों को पहचानना, दूसरों के संवेगों को भी पहचानना। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द है वो इसमें आएंगे, ध्यान में रखना। और इसने कहा कि बुद्धि उपलब्धि से मापी गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है पर वे इसके विरुद्ध न होकर पूरक है। तो इस प्रकार से गोलमैन ने जो सिद्धांत दिए हैं तो 4 समूह में इसने विभाजित किया है। एक तो है आत्म अवगतता, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में जागरूकता। तो अपने संवेग, अपनी शक्ति, ठीक है, अपनी कमजोरी, इनको पहचानना, समझना, ये वो है। तो ये सामयिक बुद्धि का ही एक प्रकार से जो है वो पार्ट है, यानी इसके 4 समूह है। पहला है आत्म अवगतता, यानी अपने बारे में, अपनी क्षमता, अपनी कमजोरी, किस टाइम हम अच्छा काम ज़्यादा करते हैं, किस टाइम हम एक्टिव कम रहते हैं, ये सब चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। आत्म प्रबंधन, ठीक है, यानी कि अपने प्रेरक है, जिन चीज़ों से, जिन लोगों से, जिन बातों से, जिस माहौल से अपने को प्रेरणा मिलती है, उस माहौल को याद करना, उस माहौल को वापस जीना। ठीक है, जब भी डिमोटिवेट हो तो ये प्रबंधित करना और अपने व्यवहार को नियमित करना। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना में आ जाएगा दूसरों के कार्य, अनुभव और उनके कारणों को समझना। तो सामाजिक चेतना होती है कि दूसरे व्यक्ति लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनको देखना, ऑब्जर्वेशन करना। सामाजिक कौशल, स्वयं के व्यवहार से दूसरों से वांछित परिणाम प्राप्त करने, स्वयं के व्यवहार से दूसरों से वांछित परिणाम, जैसे मान लो आपने अपने व्यवहार को अच्छा दिखाया तो दूसरे लोगों ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता, जो सामाजिक कौशल है। गोलमैन के अनुसार जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफल होने वाले सामयिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। सफल होने के लिए किसकी चाहिए, सामयिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इसी कारण गोलमैन ने अपने मॉडल को निष्पादन का सिद्धांत कहा है, ये आपको याद रखना है, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये डेनियल गोलमैन का था। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में बुद्धि मापन। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। धन्यवाद।